Hey, hello everyone. This is Dr. Vishal Diya. I hope आप सब ठीक हैं. I know it is difficult time for every one of us, but this is life, with the uncertainty, ups and downs, and all sort of emotions. But I hope this time will pass, and at the end we see that hope which make us continue our lives. With this, I start with the guidelines. So guys, the CPR guidelines that I've used have been compiled by Dr. Anshul Devakar from DAMS Institute. This PDF has been put up by him on his Facebook page, and the link to this PDF is also being provided in the description below. Guys, अगर मैं BLS और ACLS की current changes जो हैं सिर्फ उनको mention करूँ तो that is no point. So let's begin with the goals of CPR. तो पहला गोल है कि हमको जो vital organs हैं उनको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराना है. वाइटल ऑर्गन्स मतलब हमारा ब्रेन और हार्ट. अब इसके बाद स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन को वापस लेके आनी है. याद रखना, कोई भी अच्छा CPR सिर्फ और सिर्फ 25 to 30% इजेक्शन फ्रैक्शन लेके आ सकता है, जबकि हमारा नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 55 to 60% होता है. द थर्ड गोल इज़ टू मिनिमाइज द पोस्ट रिससिटेशन ऑर्गन इंजरी, क्योंकि अगर हमने CPR करके ऑर्गन सारे ख़राब करवा ही दिए या CPR इतना इफ़ेक्टिव नहीं था कि हम मल्टीपल ऑर्गन इंजरी इंक्लूडिंग ब्रेन हाइपॉक्सिक इंजरी प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट. सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मिनिमाइज द पोस्ट रिससिटेशन इंजरी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द न्यूरोलॉजिकल आउटकम. अब पॉइंट है कि चेन ऑफ सर्वाइवल, दैट इज़ अप्रोच क्या है. किसी भी CPR के स्टेप को डायरेक्टली चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना इज़ नॉट द पॉइंट. तो अगर हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ द अप्रोच, वी शुड नो कि पेशेंट आउटसाइड द हॉस्पिटल है या फिर इनसाइड है. अगर कोई हॉस्पिटल से बाहर है तो सबसे पहले वी हैव टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, दैट इज़ 108 नंबर इन इंडिया. एम्बुलेंस को कॉल करोगे, उसके बाद जब आप कर चुके एक्टिवेट, वी विल कंटिन्यू विद CPR, do the defibrillation once the ambulance arrives, and after this point onwards advanced resuscitation begins, which is a part of ACLS. इससे पहले it was BLS. Basic life support does not make use of any advanced facility, कोई intubation, कोई ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं, सिर्फ basic life support. जबकि एम्बुलेंस के बाद we can provide him the ACLS. एडवांस रिससिटेशन के बाद पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एंड रिकवरी. अगर यही चीज़ इनसाइड हॉस्पिटल होती तो हम क्या करते, फर्स्ट स्टेप बिकम्स द अर्ली रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंशन, क्योंकि HDU में या CCU में जो पेशेंट्स हैं, जो सिक पेशेंट्स, हमको ऑलरेडी पता है कि हाँ दे आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग टू कार्डियक अरेस्ट, तो पहले ये स्टेप चेंज हो जाता है. देन यू विल इन्फॉर्म a special dedicated CPR team if available, which is activation of emergency response. If not, you will continue with the high quality CPR. Defibrillation, post cardiac arrest and recovery remains the same. Recovery includes कोई additional treatment उसकी करनी हो, जो post cardiac observation है, rehabilitation है and psychological support. These are the 4 components of recovery. अब CPR में अगर हम कुछ याद ना कर पाएँ तो इट इज़ जस्ट CAB, दैट इज़ कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग. रिमेंबर, देयर इज़ ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड कंप्रेशन ओनली CPR, जिसमें अगर हम एयरवे ब्रीदिंग ना भी देख रहे हों तो दैट मीन्स कि कंप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, फॉलोड बाय एयरवे एंड देन ब्रीदिंग. एयरवे कैन बी maintained by 2 ways. One of which is head tilt, chin lift and jaw thrust. एक और कंपोनेंट होता है जिसमें एयरवे 3 तरह से मेंटेन हो सकती है, which is head lift, chin lift and opening the mouth. This is known as triple maneuver for airway maintenance, which is comparatively better than the 2-way step of airway. Breathing can be done by mouth to mouth rescue breaths, और अगर hospital में है तो breathing can be maintained by intubation or face mask, bag mask ventilation. Next we move on to the age and site of pulse, कि कौन सी एज में कहाँ पर हम पल्स चेक करेंगे.
ये देखने के लिए कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है नहीं है। तो अगर नियोनेट है 30 डेज़ हुए हैं बर्थ से पहले, तो विल डू प्री कॉर्डियल वीक ऑस्कल्टेशन, F3 लीड ECG। इन्फेंट है तो ब्रेकियल आर्टरी, और अगर अडल्ट है तो कैरोटिड, और अगर चाइल्ड है तो फीमोरल और कैरोटिड में से कोई भी एक चीज़। अब पॉइंट ये है कि अगर कोई CPR देने से पहले हमको ये डिफ़ाइन करना है कि वो चाइल्ड है या अडल्ट है, तो उसको करने का एक इजी तरीका दिया इन्होंने कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट अगर है तो वो अडल्ट हो जाएगी फीमेल, दैट इज़ प्यूबर्टी क्रॉस हो चुकी है, और अगर मेल में एक्सिलरी हेयर्स प्रेजेंट है तो वो अडल्ट है। चेस्ट कंप्रेशंस में कौन सी चीज़ें याद रखनी है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। जो रेट है दैट इज़ 100 to 120 पर मिनट। कम से कम 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए। फुल रिकॉइल होना चाहिए। मिनिमल पॉजेस, बीच में रेस्ट नहीं लेना। कम से कम 10 सेकेंड्स का एक थ्रेशोल्ड याद रखना, 10 सेकेंड से ज़्यादा पॉज नहीं होना चाहिए कंप्रेशन के बीच में, 10 सेकेंड्स। और वेंटिलेशन एडिक्वेट होना चाहिए, दैट इज़ 30:2 की रेशियो, 30 कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स। अब यही चीज़ अगर इंट्यूबेटेड पेशेंट में होती तो वेंटिलेशन कैन बी डन 1 in every 6 सेकेंड्स, क्योंकि वहाँ पर 30:2 की रेशियो देना बहुत इजी है। तो वहाँ पे 1 in every 6 सेकेंड्स या फिर 10 in 1 मिनट। अब कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू इट, दीज थिंग्स आर टू बी अवॉइडेड। हाई क्वालिटी CPR में पहले तो हमको सीन सेफ्टी देखनी है। ये नहीं करना कि तुम उसको बचाने गए और ख़ुद ही विक्टिम बन गए। वन एग्जांपल इज़, आप रोड पे गए हो और रोड पे CPR देने शुरू करे और वहाँ पे गाड़ी आई और पहले आपको मार के चलेगी, या फिर किसी को कोई डूब रहा था, आप उसको बचाने गए, वो तो डूबा ही डूबा, साथ में आप भी डूब गए। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। सीन सेफ्टी ज़रूरी है। आफ्टर दैट यू फर्स्ट शुड चेक द रिस्पॉन्सिवनेस। डायरेक्टली पल्स नहीं देखनी, डायरेक्टली ब्रीदिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, पहले रिस्पॉन्सिवनेस, दिस इज़ द अप्रोच बेसिकली। देन ब्रीदिंग एंड देन पल्स। पल्स सिर्फ 10 सेकंड तक देखनी है। इफ़ यू कैन नॉट फील एनी पल्स, या समझ नहीं आ रहा कि पल्स है या नहीं है, यू शुड स्टार्ट विद CPR, दैट इज़ चेस्ट कंप्रेशंस। अब जब आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट करोगे, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, अडल्ट्स में अलग है और चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में अलग है। अगर विटनेस्ड कोलैप्स है, मतलब आपने किसी को गिरता हुआ देखा, चाहे वो बच्चा हो चाहे अडल्ट हो, किसी भी एज का है, अगर आपने देखा है कि वो कोई भी इंसान फेंट हो रहा है या फिर कॉन्शियसनेस लूज़ कर रहा है, आपके सामने वो कोलैप्स हुआ है, देन यू विल फॉलो दिस स्टेप कि आपको पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना है, उसके बाद CPR शुरू करना है। बट अगर आपको कोई बच्चा पहले से ही अनविटनेस्ड कोलैप्स स्टेट में मिलता है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ 2 minutes ऑफ CPR। वहाँ पर पहले इमरजेंसी एक्टिवेशन नहीं करना। तो दिस इज़ एक्सेप्शन कि वहाँ पे आपको 2 मिनट का CPR देना है। उसके बाद आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर AED आ जाएगी तो डिफिब्रिलेशन, और फिर CPR कंटिन्यू कर देंगे। नंबर ऑफ़ रेस्क्यूअर्स, अगर अडल्ट है तो कितने भी रेस्क्यूअर हो 30:2 कंप्रेशन इज़ टू वेंटिलेशन रेशियो रखनी है। बच्चों में थोड़ा अंतर है, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो 15:2 कर सकते हैं, अदरवाइज 30:2। चेस्ट कंप्रेशंस रेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सिमिलरली इन दिस, बट बच्चों में याद रखना कि रेस्पिरेटरी कॉजेज़ मोर कॉमन कंपैरेटिवली, सो इसीलिए वहाँ पर ब्रीदिंग की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी मोर, 20 to 30 breaths per minute और 1 breath every 2 to 3 seconds। जो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन है वो 2 इंचेस या एटलीस्ट 1/3 ऑफ द AP diameter of chest, but in infant it is 1.5 inches, that is 4 centimeter। The position is lower half of the sternum। यूजिंग द 2 hands, हमको दोनों हाथ इंटरमिंगल करने हैं, एंड यूजिंग द हील ऑफ द पाम वी शुड कंप्रेस। वेयर एज इन चिल्ड्रन
वी कैन यूज़ 2 मेथड्स. अगर एक रेस्क्यूअर है तो वी कैन यूज़ दिस वन हैंड मेथड वे वी यूज़ 2 फिंगर्स एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, क्योंकि आप अकेले हो, आप ही को CPR कंप्रेशंस भी करनी है, आप ही को ब्रीदिंग भी करनी है, इसीलिए यू हैव टू डू दिस. अगर आपके पास 2 बंदे हैं तो वन ऑफ देम कैन स्टैंड ऑन द हेड साइड एंड डू द ब्रीदिंग एंड द अदर वन कैन encircle the chest like this and compress using the 2 thumbs. So these are the 2 methods of giving CPR. And interruptions 10 सेकेंड से कम रखने हैं. This is the table जो अभी हमने पढ़ा, उसका एक समरी है, डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड पीडियाट्रिक CPR. इसका स्क्रीनशॉट ले लो या PDF में से देख लेना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एयरवे के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड द ट्रिपल मैनूवर and the normal tilt chin lift or head tilt jaw thrust maneuver. Now advanced airway में क्या क्या इंक्लूड होता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब, लैरिंजियल मास्क एयरवे एंड कॉम्बी ट्यूब. तो याद रखना कोई भी CPR कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं जाता, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा. तो पहले आपको कंप्रेशंस करने हैं, कंप्रेशन ओनली CPR. अगर वो हो गया उसके बाद माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, अगर बैग एंड मास्क हो तो बैग एंड मास्क पे, उसके बाद सुप्राग्लॉटिक एयरवे एंड देन एट लास्ट ट्रेकियल इंट्यूबेशन. अब ब्रीदिंग जो होती है वो या तो विद पल्स होगी या विदाउट पल्स. अगर पल्स है इसका मतलब क्या, किसी को ब्रीदिंग सप्रेस करने वाला कोई एजेंट दिया गया है लाइक ओपियोइड्स. तो ओपियोइड पॉइजनिंग में pulse is present but breathing is suppressed, तो there we have to give a rescue breaths, that is 10 breaths per minute. अगर किसी के पास naloxone है available तो this should also be administered in opioid poisoning along with rescue breaths. अगर पल्स नहीं है तो we should know कि एयरवे उसको डाला हुआ है, सिक्योर किया हुआ है या फिर अनसिक्योर है. अगर एयरवे डाला हुआ है मतलब सिक्योर्ड एयरवे है तो we can give 10 breaths per minute जैसे इंट्यूबेटेड पेशेंट में, और अगर अनसिक्योर्ड है तो हमको 30:2 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो. डिफिब्रिलेशन में मेन चीज़ ये याद रखनी है आपको कि कितनी एनर्जी से हम डिफिब्रिलेट करते हैं. तो एक मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर है, एक बाईफेजिक. मोनोफेजिक आजकल नहीं यूज़ होता, उसमें हम सिंगल 360 जूल का शॉक देते थे. बाईफेजिक आजकल यूज़ होता है, उसमें 120 to 200 के बीच में देते हैं. अगर किसी को नहीं पता कि कितनी एनर्जी से डिफिब्रिलेट करना है, अगर किसी को नहीं पता तो यूज़ दी मैक्सिमल अवेलेबल एनर्जी. और अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो उसमें पर केजी के हिसाब से देना है, लाइक 2 to 4 जूल पर केजी स्टार्ट से करना है. उसके बाद 4 जूल पर केजी, मैक्सिमम 10 जूल, 10 जूल से ज़्यादा नहीं जा सकते, 10 जूल पर केजी जा सकते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में. डिफिब्रिलेटर कर अब 2 चीज़ें हैं जिसे हम दे सकते हैं, या तो वो होगा AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या फिर मैनुअल डिफिब्रिलेटर. मैनुअल डिफिब्रिलेटर में प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको खुद ही डायग्नोज करना पड़ेगा कि उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है या पल्सलेस VT है या फिर एसिस्टोल है. ये चीज़ आपको डायग्नोज करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द ग्राफ. बट AED की स्पेशलिटी ये है कि इसमें एक फ़ीमेल वॉइस आती है और वो डायरेक्ट करती है कि आपको क्या करना है, कब करना है, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में, और वो शॉक देना है नहीं देना है सब कुछ AED बताती है. जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कहाँ रखने हैं, प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अडल्ट में एक रखना है अपर राइट स्टर्नल बॉर्डर पे और एक लेफ़्ट निप्पल के लेटरल, तो 2 पैड रखने हैं. और अगर बच्चा है तो एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर. ये हमारी 4 वेव फॉर्म्स हैं जो हमको मैनुअल डिफिब्रिलेटर में देखनी होती हैं टू डायग्नोज VF है, VT है, PEA है या फिर एसिस्टोल है. अब इनमें से याद रखना जो एसिस्टोल है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट्स. पहले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन था, अब एसिस्टोल है. BLS और ACLS में डिफरेंसेस हैं, बहुत सिंपल हैं, स्क्रीनशॉट लेके याद रखना है इस चीज़ को. BLS में कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता एडवांस, ना कोई IV लाइन, ना कोई ड्रग, ना कोई एयरवे, ना कोई ऑक्सीजन सपोर्ट, कुछ नहीं. बहुत सिंपल BLS हॉस्पिटल से बाहर होता है. अब अगर हम आते हैं अप्रोच पे, तो BLS में पहले सीन सेफ्टी देख ली, रिस्पॉन्सिवनेस देख लिया,
हेल्प के लिए बोल दिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर लिया और AED मंगवा के रख ली। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग और पल्स है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉनिटर करना है कि जब तक कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आ नहीं जाते तब तक हमको बस मॉनिटर करते रहना है कि पल्स और रेस्पिरेशन ठीक चलती रहे। अगर ब्रीदिंग ठीक है अगर ब्रीदिंग ठीक नहीं है और पल्स हो रही है फेल्ट, तो रेस्क्यू ब्रेथ देनी है जो ओपिएट पॉइजनिंग वगैरह में हो सकती है। और अगर कुछ भी नहीं है, ना ब्रीदिंग या फिर पल्स भी नहीं है, तब हम CPR स्टार्ट कर देंगे। AED आने के बाद हमको देखना है कि वो शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है। अगर शॉकेबल है तो शॉक दे देंगे, नॉन शॉकेबल है तो हम CPR कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक शॉकेबल रिदम ना हो जाए तब तक। शॉकेबल रिदम में याद रखना, शॉक देने के बाद आपको रुकना नहीं है। शॉक देने के बाद आपको CPR कंटिन्यू करना है 2 मिनट तक, और उसके बाद फिर से पल्स चेक करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉक देने के बाद CPR कंटिन्यू रखना है। जो ACLS होता है उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। ये भी नहीं है कि वहाँ पे भीड़ लगा के खड़े हो गए, इतना भी नहीं, तो मैक्सिमम 10। उसमें एक टीम लीडर होगा, एक कंप्रेसर, एक वेंटिलेटर, जो कि अपना रोल चेंज करते रहेंगे क्योंकि CPR थका देता है। तो ये नहीं कि वेंटिलेटर सिर्फ वेंटिलेट कर रहा है और कंप्रेसर कंप्रेस ही करे जा रहा है। फिर डिफिब्रिलेटर चाहिए, एक कोई जो ड्रग्स देने वाला है, और एक टाइम रिकॉर्ड करने वाला जो ये बताएगा कि अब ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, क्योंकि ये एंड में मेंशन करना ज़रूरी है डेथ समरी में कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। स्टार्ट CPR, गिव द ऑक्सीजन। अब उसमें हमको ये देखना है कि शॉकेबल है या नहीं है। अगर है तो शॉक दे देंगे, ये फर्स्ट शॉक है हमारा। पहला शॉक देने के बाद CPR कंटिन्यू करना है। फिर दोबारा देखना है, अगर शॉकेबल रिदम है तो दूसरा शॉक दे देंगे। दूसरा शॉक देने के बाद भी अगर पल्स नहीं आती तो रिमेंबर, सेकंड शॉक के बाद वी हैव टू गिव एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन नीड्स टू बी गिवन आफ्टर द सेकंड शॉक। और अगर उसके बाद भी हमारा शॉकेबल रिदम रहती है और पर रिवाइव नहीं हुआ तो थर्ड शॉक देंगे। थर्ड शॉक के बाद भी रिवाइव नहीं हुआ तो वी गिव एमियोडारोन। सो सेकेंड शॉक के बाद एपिनेफ्रिन, थर्ड शॉक के बाद एमायोडारोन। याद रखना, थर्ड शॉक के बाद भी अगर रिवाइव नहीं होता पेशेंट तो उसको हम रेजिस्टेंट शॉक बोलते हैं और उसमें एमायोडारोन देना होता है। जो दूसरी लिम्ब है वो है ए सिस्टली की, तो उसमें क्योंकि हम कोई भी शॉक नहीं दे सकते, नॉन शॉकेबल रिदम है, तो उसमें वी हैव टू गिव एपिनेफ्रिन। जितना जल्दी हो सके एपिनेफ्रिन दे दो कोई भी शॉक देने से पहले, क्योंकि शॉकेबल है ही नहीं। तो एपिनेफ्रिन देने के बाद CPR कंटिन्यू करोगे, फिर दोबारा चेक करोगे। जब तक शॉकेबल रिदम नहीं होती तब तक शॉक तो नहीं दे सकते, इसीलिए CPR कंटिन्यू करते रहो। एनर्जीज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। अब एक टर्म जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। जब हमारा पेशेंट रिवाइव हो जाता है तो पता कैसे चलेगा कि वो स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आ गई है? तो वी हैव टू चेक फॉर पल्स, BP, if there is sudden increase in the CO2 more than 40 mm of Hg, if there is spontaneous arterial pressure, याद रखना it should be more than 65 mm of Hg, mean arterial pressure। रूट्स ऑफ एक्सेस 3 तरह के होते हैं, इंट्रावीनस, इंट्राओशियस या इंट्राट्रेकियल। इंट्राट्रेकियल बहुत कम है, बहुत कम देते हैं। वो सिर्फ 5 ही ड्रग्स हैं जो हम इंट्राट्रेकियली दे सकते हैं, वो है नैलोक्सोन, एड्रेनालिन, वेजोप्रेसिन, एट्रोपिन, लिग्नोकेन। इनके अलावा कोई इंट्राट्रेकियली नहीं दे सकते। याद रखना इस लिस्ट में एमायोडारोन नहीं है बट एपिनेफ्रिन है, दैट इज़ एड्रेनालिन। तो जो सेकेंड शॉक के बाद एड्रेनालिन हमने दिया था, that drug can be given intratracheally also, but amiodarone cannot be given। और जो एंडोट्रेकियल रूट है उसमें जो डोज है वो 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ द IV डोज होता है। इंट्राओशियस रूट दे सकते हैं मोस्टली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, क्योंकि उनकी IV एक्सेस हो नहीं पाती। और IV जो रूट है उसमें हमको एक बोलस में देना होता है इंजेक्शन, और उसके बाद एक फ्लश करना होता है 20 ml फ्लूइड से, ताकि वो सर्कुलेशन में चला जाए ईज़िली।
तीसरा पॉइंट, जो हमारा लिम्ब है वो हमको रेज कर देना चाहिए सो दैट देयर इज़ क्विक डिलीवरी टू द हार्ट. वी शुड एलिवेट द लिम्ब. ड्रग थेरेपी में जो डोज है एपिनेफ्रिन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डोज याद रखना. इसमें एक चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो वायल आती है हमारी एपिनेफ्रिन की वो आती है 1 मिलीग्राम पर ml के एम्प्यूल में, और उसमें रेशियो होती है 1:1000 की. तो दिस शुड बी डाइल्यूटेड टू 1:10,000 बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग. तो ये सिस्टर का काम होता है. और अगर एंडोट्रेकियल है तो 2 to 2.5 टाइम्स. पीडियाट्रिक डोज इज दिस. और एमाइडारोन का है फर्स्ट डोज 300, सेकेंड डोज 150. सिमिलरली दिस इज़ द पीडियाट्रिक डोज 5 mg per kg bolus. और लिग्नोकेन इज़ बीइंग एडेड इन द लेटेस्ट CPR गाइडलाइंस. तो उसका डोज है 1 to 1.5 mg per kg और 0.5 to 0.75 mg per kg. जब हमने रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन पढ़ा तो ये हमारे 3 फैक्टर हमने उसमें देख लिए कि कैसे पता चलेगा रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो गया. अच्छी चीज़ ये है कि जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं उसके जो कॉजेज़ हैं वो बहुत सारे रिवर्सिबल कॉजेज़ भी होते हैं. तो जब तक वो रिवर्सिबल कॉजेज़ ठीक नहीं होंगे तब तक CPR कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं, पेशेंट रिवाइव नहीं होगा. तो दीज आर दी 5H एंड 5T रिवर्सिबल कॉजेज़ ऑफ कार्डियक अरेस्ट. हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, हाइपो और हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोथर्मिया. इनमें हाइपो और हाइपरकैलेमिया कैन बी डायग्नोस्ड जब हम AVG लेते हैं, तब ये सारी चीज़ें एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और क्योंकि पोटेशियम की जो रेंज है वो 3.5 to 5.5 है, बहुत ही नैरो रेंज होती है. इसमें हाइपरकैलेमिया में टोल टेंटेड T वेव्स वगैरह ये भी मिल सकती है जब ECG लीड्स कनेक्ट करेंगे. तो याद रखना ये कुछ चेंजेस हैं जो हमको जल्दी से जल्दी कैच करने होते हैं. एसिडोसिस एंड चेंजेस इन सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली पोटेशियम. ऐसे ही टेंशन न्यूमोथोरैक्स, अगर कोई ट्रॉमा का केस है और उसमें एक सकिंग वूंड है, सकिंग वूंड की वजह से जो एयर ट्रैपिंग होती है और वो जितना भी एयर है वो चेस्ट में ही रह जाता है, वो बाहर नहीं जा पाता. उसकी वजह से यू कैन डायग्नोज इट विद ट्रेकियल डिविएशन. जो ट्रेकिया है वो डिविएट हो जाएगा किसी एक साइड में, अपोजिट साइड में, बिकॉज ऑफ पुशिंग एक्शन. सेकेंड, जो हमारा हार्ट है उस पर प्रेशर आएगा, तो देयर विल बी, रिमेंबर, देयर इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, decreased cardiac output leading to decrease in the BP, but compensatory increase in the heart rate. So these are the things, along with tracheal deviation and presence of some wound on the chest, you can diagnose tension pneumothorax. Remember, chest x-ray में tension pneumothorax में हमको बिल्कुल clear black shadow दिखेगी एक साइड में. और अगर हम USG में फाइंडिंग्स, अगर EFAST वगैरह अगर आपको याद हो सर्जरी से, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में स्ट्रेटोस्फेयर अपीयरेंस, बारकोड, सी शोर अपीयरेंस, ये सब मिलता था. इसको डिफरेंशिएट करना होता है कार्डियक टेम्पोनार्ड में, जिसमें यू विल गेट मफल्ड हार्ट साउंड्स, देयर विल बी डिक्रीज्ड हार्ट साउंड्स, ऑल्सो देयर विल बी इंक्रीज इन दी जुगुलर प्रेशर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी pressure in the right atrium. The pressure will get reflected towards the jugular vein, external jugular vein. Toxins like opioids or alcohol, and then thrombosis like pulmonary and coronary can also lead to cardiac arrest. जो लास्ट स्टेप बचता है वो है हमारा पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर. हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, बट पेशेंट को फिर भी न्यूरोलॉजिकल आउटकम बेटर करने के लिए वी शुड गिव हम थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया. कम से कम एक दिन के लिए 32 to 36 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखना होता है, तभी उसका न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज है वो कम हो सकता है, मेटाबॉलिज्म कम होगा, तो ओवरऑल फ्री रेडिकल जनरेशन कम हो जाएगी एंड फ्री रेडिकल डैमेज विल गेट रिड्यूस्ड. 100% ऑक्सीजन सिर्फ शुरू में देते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि फिर अगेन वो फ्री रेडिकल डैमेज कराएगी. तो ओवरऑल अपने को जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 तक रखना है, ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं करना,
और जो वेंटिलेशन है वो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की तरह ही करना है, जैसे 10 to 12 ब्रेथ्स पर मिनट विद अ प्रेशर EtCO2 ऑफ 35 to 40 ml of Hg। और नॉर्मल जो IV फ्लूइड्स है, वेज़ोएक्टिव मेडिकेशन है, वो देना है। एक चीज़ और, कभी भी IV डेक्सट्रोज नहीं देना, बिकॉज ये एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा विल एक्चुअली इंक्रीज। द लास्ट पॉइंट विच इज़ इंक्लूडेड इन CPR इज़ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर 1 साल से बड़ा है इंसान तो हेमलिक मैनोवर कैन बी गिवन, जिसमें एक फिस्ट बनाते हैं, पीछे पेशेंट के खड़े होते हैं एंड सडन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी एपिगैस्ट्रियम, जिससे वो फॉरेन बॉडी डिसलॉज हो जाएगी। अगर उससे कम है तो वी कैन पुट द बेबी इन दिस वेंटल सिचुएशन, गिव 5 बैक थर्स्ट्स followed by 5 chest compressions and then repeat जब तक जो फॉरेन बॉडी है वो डिसलॉज ना हो जाए तब तक। एंड फाइनली दीज आर द की हाईलाइट्स चेंजेस विच आर, you can take the screenshot for this BLS changes and ACLS changes in the current 2020 guidelines. Apart from this, everything about CPR is covered in this video. You can watch it again or you can watch the PDF provided in the link. Tell me if you want कि किसी और टॉपिक के बारे में such discussions in the future, but my next aim is to give you a comprehensive anesthesia guide within 30 to 40 minutes. तो आप जब भी anesthesia सब्जेक्ट पढ़ोगे फ्यूचर में तो यू कैन ईज़िली वॉच इट सब्जेक्ट पढ़ने से पहले या फिर anesthesia पोस्टिंग शुरू करने से पहले। इवन आई विल बी यूजिंग दैट सेम वीडियो एज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जब मैं anesthesia कभी भी दोबारा रिवाइज करूँगा फ्यूचर में तब। सो होपफुली दिस वॉज यूज़फुल फॉर यू। Thank you so much. Take care. Bye bye.